नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी विद मी में। दोस्तों, अपनी जो क्लास है वो दो शिफ्ट में चल रही है। एक तो नेवी एयरफोर्स के लिए चल रही है और दूसरी जो शिफ्ट है वो कक्षा 12 के लिए भी चल रही है। विद्यार्थियों का अनुरोध था कि कक्षा 12 के भी जो वीडियो है अलग अलग चैप्टर के वो बना के हम अपने इस पर यूट्यूब चैनल पर डालें। तो दो वीडियो हम एक दिन में डाल रहे हैं, एक तो कक्षा 12 के लिए और एक आपको नेवी एयरफोर्स कंपटीशन के हिसाब से। कंपटीशन के हिसाब से जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है अपना नेवी एयरफोर्स का और सेकंड ग्रेड भी कह सकते हैं, उसमें जो अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं। पहला टॉपिक था संबंध, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उससे पहला जो था समुच्चय, उसके बाद में संबंध, वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा फलन, लास्ट वीडियो हमने फलन डिस्कस किया था। फंक्शन की परिभाषा क्या है, हम फलन को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, फलन की पहचान कैसे कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे फलनों के प्रकार के बारे में। इससे पूर्व में हमने फलन की परिभाषा भी पढ़ी थी कि समुच्चय ऐसे समुच्चय बी में एक संबंध एक फलन कहलाता है यदि ए फलन एफ के अंतर्गत समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक अद्वितीय अवयव से संबंध हो, अर्थात ए का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए और बी के एक अद्वितीय अवयव के साथ वो संबंधित होना चाहिए, अर्थात एक अवयव का संबंध है वो एक से एकाधिक अवयव से नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम इसके कुछ विशेष प्रकार है जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नंबर एकेकी फलन। वन फंक्शन क्या होता है एकेकी फलन? जैसे नाम से पता चल रहा है एक, अगर हम इसका विभाजन करते हैं तो एकेकी का मतलब एक अर्थात किसी भी फलन में अगर हम फलन की परिभाषा तो हम क्या देते हैं कि जैसे समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, इसके कुछ एलिमेंट में ले लेता हूं ए बी सी डी, 1 2 3 4। तो ये फलन की परिभाषा के अंतर्गत आता था। क्यों आता था? क्योंकि b का संबंध 2 से है तो एक अद्वितीय अवयव के साथ संबंधित है, b का इसके अलावा किसी से संबंध नहीं है। उसी प्रकार c का भी 2 से है लेकिन अद्वितीय अवयव से मतलब अद्वितीय अवयव से संबंधित है। लेकिन अगर हम बात करें एकेकी की तो इधर भी एक से संबंध है तो उधर भी अवयव का संबंध एक से ही होना चाहिए, अर्थात हम फलन की परिभाषा को इस दिशा से आके पढ़ें कि भाई सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। प्रतिबिंब की जगह हम नाम लेंगे पूर्व प्रतिबिंब, अर्थात जो सी का संबंध 2 से है वो 2 से ना होकर अगर सी का संबंध 3 से है तो हम कह सकते हैं ए का संबंध 1 से है तो 1 का संबंध ए से ही है, इसके अलावा किसी से नहीं है। बी का संबंध 2 से तो 2 का संबंध भी ए के अलावा बी के अलावा किसी से नहीं है, अर्थात अगर इधर वाले अद्वितीय अवयव से संबंधित है तो इधर वाले भी अद्वितीय अवयव के साथ संबंध रखते हो। तो हम कह सकते हैं कि एक फलन f a से b में एक एकेकी फलन कहलाता है यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के एक अद्वितीय अवयव के साथ संबंध हो, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यदि x1 नॉट इक्वल टू x2, यदि x1 और x2 अगर हम इसके दो एलिमेंट लेते हैं जो कि बराबर नहीं है तो इसका मतलब हो गया इंप्लाइज दैट इनके जो प्रतिबिंब है fx1 वो भी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। या इसकी परिभाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि fx1 और fx2 बराबर है, मान लो इधर वाले दो एलिमेंट बराबर मिल गए मुझे, यदि इंप्लाइड दैट इसका मतलब क्या मिलना चाहिए मुझे x1 और x2 बराबर मिलना चाहिए। अगर हम सीधी दिशा से चले तो ये फॉर्मूला, अगर उल्टी दिशा से चले तो ये फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एकेकी फलन का मतलब है एक का संबंध एक के साथ ही होना चाहिए। तो ये था आपके एकेकी फलन। कुछ फलन ऐसे हैं जो एकेकी होते हैं, कुछ फलन ऐसे हैं जो एकेकी नहीं होते हैं। तो हम ऐसे फलनों का पता कैसे लगा सकते हैं? तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए 2-3 तरीके हम काम में ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो क्रमिक युग्मों के रूप में दिया हुआ है a1 b2 c1 d3, अगर ये रूप दिया हुआ है तो हम ये देखेंगे फलन में, तो हम क्या देखते थे कि प्रथम अवयव है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। एकेकी में क्या देखेंगे, क्योंकि फलन तो पहले से ही है, फलन की परिभाषा तो पहले से ही सिद्ध हो चुकी है, तो एकेकी में हम ये देखेंगे कि द्वितीय अवयव भी बराबर नहीं होने चाहिए, कहीं भी रिपीट होते ही वो एकेकी फलन नहीं होगा। तो एक आ गया, वापस एक यहाँ मिल गया, इसका मतलब ये फलन एकेकी नहीं है। तो अगर क्रमिक युग्मों के रूप में दिया हुआ है तो आप ज्ञात कर सकते हो।
दूसरा तरीका क्या है, और कौन से तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो वो दूसरा तरीका है हम वक्र के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। वक्रों के माध्यम से कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि हम जब भी कोई फलन का आलेख बनाते हैं, जैसे कोई भी फलन का मैंने आलेख बनाया, तो इस आलेख में हम क्या करेंगे कि इस वक्र में कहीं भी x अक्ष के समानांतर एक रेखा बनाएंगे, कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, जहां आपको उचित लगे वहां रेखा बनाएंगे। तो ये क्या होगा कि जो हम x अक्ष के समांतर जो रेखा बनाएंगे, ये वक्र को कहां कहां काट रही है हम देखेंगे। ये रेखा केवल एक बिंदु पे काट रही है, दूसरी वाली रेखा भी एक पे काट रही है। तो इनमें से जितनी भी मैंने रेखाएं समांतर बनाई है x अक्ष के, वो सभी वक्र को केवल एक ही बिंदु पे काटती है, एक से अधिक बिंदु पे नहीं काटती है। अगर ये वाली शर्त का पालन होता है तो फलन एक एक ही होगा, और ये वाली शर्त का पालन नहीं होता है तो फलन एक एक ही नहीं होगा। तो कौन कौन से वक्र है जिनमें फलन एक एक ही नहीं होता है? तो हम अगर बात करें मापांक फलन की, मॉड्यूलस फंक्शन, अगर इसमें कहीं भी आप रेखा बनाते हो तो ये वक्र को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये दो बिंदु देखो, जैसे मान लो ये बिंदु है 4 माइनस का, ये बिंदु है प्लस का 4, माइनस के 4 पर वैल्यू भी +4 आई है, +4 पर भी वैल्यू +4 आई है, ये 4। तो इसका मतलब हो गया -4 का प्रतिबिंब, जैसे मान लो इधर -4 है, उसका प्रतिबिंब भी 4 है, और +4 का प्रतिबिंब भी 4 है, अर्थात एक एक ही फलन नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी फलन का वक्र है, उसमें हमें करना इतना ही है, वक्र को कहीं से भी काटती हुई x के समांतर एक रेखा बनानी है। अगर वो रेखा आपको वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका मतलब है वो वक्र एक एक ही नहीं है। इससे पूर्व में हमने वक्रों के माध्यम से फलन की डेफिनेशन भी प्रूव की थी कि उस कंडीशन में हम क्या करते थे, y के समांतर एक रेखा बनाते थे। अगर वो वक्र को दो बिंदुओं पे यानी एक से अधिक बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर देते तो हम कहते हैं वो फलन परिभाषित नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम एक एक की जांच भी फलन के ग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं, और फलन की भी जांच ग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं। करना इतना ही है, आपको x अक्ष के समांतर एक रेखा बनानी है। अब कौन कौन से फलन एक एक ही हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें fx = x, किसका कौन सा फलन है? ये तत्समक आइडेंटिटी फलन। इससे पूर्व में हमने जो तत्समक फलन का ग्राफ पढ़ा था उसमें ये ग्राफ इस प्रकार बना था, आप सबको पता है। तो ये सदैव एक एक ही होता है। रीजन क्या है कि आप कहीं भी एक रेखा बना दो समांतर x अक्ष के, तो ये एक ही जगह काटेगी, दूसरी जगह प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो तत्समक फलन सदैव एक एक ही फलन होता है। और कौन कौन से फलन होते हैं? मैंने लिखा मापांक फलन है। मापांक फलन अभी तो हमने सरल किया था कि एक एक ही नहीं था। क्या एक एक ही बन सकता है? अगर हाँ, एक एक ही कब बन सकता है? जब इसका अंतराल है वो 0 से इनफाइनाइट ले लूं मैं, प्रांत है वो 0 से अनंत तक ले लूं। प्रांत अगर मैं 0 से अनंत तक लूंगा तो मुझे पता है एक ही दिशा में वक्र बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी मैंने कहा कि मापांक जो अक्ष है वो फलन एक एक ही फलन नहीं है, और अभी मैं कह रहा हूँ मापांक फलन है वो एक एक ही फलन है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी फलन है वो अपने मूल रूप में आप उसको एक एक ही है या आच्छादक है नहीं कह सकते जब तक उसका प्रांत न देख लो या परिसर न देख लो। प्रांत देखने के बाद में ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि फलन एक एक ही है वास्तव में या एक एक ही नहीं है। अर्थात एक फलन के कई गुणधर्म हो सकते हैं। हमें क्या चीज पता होनी चाहिए? हमें उसके प्रांत के अनुसार उसका गुणधर्म उससे संतुष्ट होता है या नहीं होता, वो हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में कंफ्यूजन इन्हीं क्वेश्चनों को लेके होता है कि हम पढ़ के जाते हैं मापांक अक्ष है वो एक एक ही फलन नहीं होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, प्रश्न को घुमा देता है। प्रांत है वो r न देके r+ दे देता है या r- दे देता है या q दे देता है, i दे देता है, n दे देता है। ऐसी कंडीशन जब हमारे सामने आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो हमने पहले पढ़ा हुआ होता है जैसे मापांक फलन हम बहु एक एक करके आ जाते हैं। तो वास्तव में जो गुणधर्म है वो प्रांत के ऊपर आधारित होते हैं। तो मैं उस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर fx है x⁻3 x³, ये भी एक ही फलन होता है। fx बराबर मैं लिख दूं x मापांक x, ये भी एक ही फलन होता है। अब ये कैसे होता है? तो देखो, अगर आप धनात्मक मान रखोगे इसमें सारे के सारे,
अगर पॉजिटिव वैल्यू रखते जाओगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और नेगेटिव वैल्यू रखते जाओगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो चिन्ह वापस नेगेटिव ही मिलेगा। किस प्रकार का ग्राफ बनेगा आपके x मापांक का। तो ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है कई बार कि ये फलन एक ही है अथवा नहीं है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। इसके बाद में fx है आपके e की पावर x जो होता है उसका वक्र है वो एक ही फलन होगा, जो इस प्रकार बनेगा e की पावर x या a की पावर x, चरघातांकी फलन जिसे हम बोलते हैं। fx बराबर log x है, लघुगणक में log x है, ये भी एक ही फलन है, इसका वक्र इस प्रकार बनेगा। ये e की पावर x का बन गया, या a की पावर x का भी ऐसे बनेगा। ये x मापांक x का बन गया, ये बन गया खाली x का, और ये बन जाएगा आपके, हमें किसका log का बनाना है तो इस प्रकार बन जाएगा। अब log में दो चीजें हैं, अगर a का मान 0 से बड़ा है तो ये कंडीशन, और a का मान 0 से छोटा, 0 या 1 के बीच में है तो अलग कंडीशन। तो फिलहाल आप इसी चीज को मान के चलो कि लघुगणक ऐसे भी बन सकता है ग्राफ। तो ये सारे फलन हैं, वो इनको हम एक ही फलन बोलते हैं। और भी कई फलन हमें मिलेंगे, हम जब जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हम करते जाएंगे। एक चीज और याद रखना है आपको कि x के जितने भी बहुपद है उनमें अगर घात विषम है, उनकी बड़ी घात विषम है, तो वो फलन सदैव एक ही फलन होंगे। x की अधिकतम जो बड़ी घात है वो विषम घात होनी चाहिए, वो एक ही फलन कहलाएंगे। इसके बाद में 2 नंबर बात आती है आच्छादक फलन की। लेकिन एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, एक की बात आ ही गई है तो हम बहु एक की भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 नंबर हम बात कर लेते हैं बहु एक की फलन। मैनी वन फंक्शन, एकाधिक। बहु एक की किसे कहेंगे भाई, जो एक ही नहीं है उसको बहु एक की कहेंगे, सिंपल सी परिभाषा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सह प्रांत में अगर हम ले किसी भी एक अवयव का, अगर प्रांत के 2 अवयवों से संबंध हो गया, अर्थात ए बी सी और डी, इधर 1 2 3 4, अभी तक एक ही चल रहा था, ये हो गया बहु एक ही। कहने का मतलब है अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो 2 के लिए प्रतिबिंब का काम कर रहा है, अर्थात एक ही नहीं है, तो उस कंडीशन में बहु एक ही हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो एक ही नहीं है वो बहु एक ही होगा। तो अब इसके गुणधर्म क्या, इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, या इसकी हम जांच कैसे कर सकते हैं। तो जांच का तरीका वही है, अगर क्रमिक युग्मों के रूप में तो ऐसे मिलेगा a1 b2 c3 d3। 3 आने का मतलब 2 बार आ गया, इसका मतलब ये एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, तो ये क्या हो गया बहु एक ही। और ग्राफ के माध्यम से, वक्रों के माध्यम से कैसे जांच करेंगे, वक्रों के माध्यम से तो आपको करना इतना ही है, जैसे मैंने ये वक्र बनाया x की पावर 2 का, x स्क्वायर का वक्र बनाया है, आपको एक रेखा बनानी है x के समानांतर वक्र को काटती हुई रेखा। अगर ये वक्र को एकाधिक बिंदु, ये देखो 2 बिंदुओं पे काट रही है, तो ये क्या हो जाएगा बहु एक ही फलन। और कौन कौन से बहु एक ही फलन हो सकते हैं, हम बात करते हैं साइन की। साइन का वक्र बनाते हैं, ये तो कई बिंदुओं पे एक समान मान देता है हमें, जैसे साइन का मान 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, 3 पाई पे 0 होता है, 4 पाई पे 0 होता है, अर्थात पाई के n गुणज जितने भी आप लोगे उन सब पे वैल्यू आपको 0 मिलेगी। और जब एक बिंदु पर एक से अधिक बिंदुओं पे समान मान आ रहा है तो वो एक ही फलन है ही नहीं, तो वो एक ही फलन। तो इस प्रकार साइन कोस ये क्या हो जाएंगे आपके, वो एक ही फलन हो जाएंगे। इसके साथ साथ और कौन कौन से फलन बहु एक ही हो सकते हैं उसकी बात हम करते हैं। नंबर 1 fx बराबर, आप सबको याद होगा ये किसका है, ये है ग्रेटेस्ट, हिंदी में लिख देता हूं मैं, महत्तम पूर्णांक फलन। जो महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं ये सदैव ही बहु एक ही फलन होते हैं। आपको पता होगा 0 से लगा के 0.9 तक एक ही मान ग्रहण करते हैं, वो है 0। 1.0 से लगा के 1.9 तक सदैव एक ही मान ग्रहण करते हैं, वो है 1, तो उसको हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। 2 नंबर हम बात करते हैं fx बराबर c। क्या कौन सा फलन है ये, अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। अचर फलन होता है सब बिंदुओं पर एक ही मान ग्रहण करता जाता है। 3 नंबर हम बात करते हैं fx बराबर है mod x। अगर सिंपल कोई प्रांत परिसर नहीं दिया हुआ है तो ये
मूल रूप में बहुएकेकी ही होगा। लेकिन अगर इसके प्रांत और परिसर को मॉडिफाई कर दिया जाए, तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, तो इसकी जो एकेकी की विशेषता है वो बदल भी सकती है, आपको ध्यान में रखना है। 4 नंबर f(x) बराबर है आपके x की पावर n प्लस b, जहां n है सम पूर्णांक है, सम संख्या है, ध्यान रखना। सम में अर्थात अभी मैंने बात की थी कि विषम घात वाले बहुपदीय फलन है वो सदैव ही बहु एकेकी होते हैं, तो सम घात वाले क्या हो जाएंगे, बहु एकेकी हो जाएंगे। 5 नंबर त्रिकोणमिति में कोस साइन x cos x बहु एकेकी फलन होंगे। तो इस प्रकार हम कुछ और एक फलन हम और डिस्कस कर लेते हैं, चिन्ह फलन, जिसे हम सिग्नम फंक्शन का नाम देते हैं। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कि x f(x) इज इक्वल टू होता है, आपको ये याद रखना है कि सिग्नम फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है कि 3 वैल्यू ग्रहण करता है। मैं इसको सिग्नम फंक्शन को अलग करके बता देता हूँ आपको। तो ये कुछ बहु एकेकी फलन थे, उनमें एक नया नाम आया सिग्नम। इससे पूर्व जो हमने ग्राफ पढ़े थे उनमें ये एक ग्राफ छूट गया था, इसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन क्या होता है? चिन्ह फलन f(x) बराबर होता है फॉर्मूला मापांक x अपॉन x, मॉड x अपॉन x। तो अब जहां भी मापांक आता है वहां पे आपके ये अलग अलग वैल्यू आपको देता है। धनात्मक राशि के लिए अलग मान देता है, ऋणात्मक राशि के लिए अलग। हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो हम उस आधार पर इसको भी लिख सकते हैं, 3 भागों में बांटेंगे। यदि x का मान 0 से छोटा हुआ, x का मान 0 के बराबर हुआ और x का मान 0 से बड़ा हुआ। जब x का मान 0 से छोटा होगा अर्थात ऋणात्मक संख्याओं के लिए, तो ऊपर तो हमेशा धनात्मक ही मिलेगी, चाहे ऋणात्मक लिखो चाहे धनात्मक, नीचे ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू आएगी -1। जैसे मैंने लिखा -4, -4 ऊपर मापांक है और नीचे -4 है। ऊपर मापांक के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो -4 बटा -4 का मान -1 आएगा। तो 0 से छोटे जितने भी वैल्यू आप लोगे उनके लिए -1 वैल्यू आएगी। 0 के बराबर इसके लिए हम 1 इसको 0 मानेंगे, और 0 से बड़े मान के लिए इसको हम 1 मानेंगे। ये जो वैल्यू है ये आपके इससे आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये एक अनिर्धारित रूप मान ग्रहण करेगा। तो हम इसको 0 के बराबर के लिए इसको 0 ही मानेंगे। तो आप इसको बनाएंगे कैसे कि ये रहा 0, इस पे तो वैल्यू 0 ही मिल रही है। 0 से बड़े मान, अब 0 से बड़ा मान 0.0000001 भी हो सकता है। तो उन सब के लिए कौन सा मान ग्रहण करेगा? ये 1। तो ये रहा आपका 1। तो शुरुआत होगी ऐसे, खाली बनाना पड़ेगा हमें कि भाई ये 0 शामिल नहीं है, 0 वाला मान 0 पे ही है। 1 ये ऐसे बनेगी रेखा, यानी एक तरह से अचर फलन वाला ग्राफ बनेगा। और नीचे -1 पे ये रहा -1, ये ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार आपको ये अचर फलन, इसका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ प्राप्त होता है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले इसका प्रांत तो आप सारा ही ले रहे हो, आप कोई भी मान छोड़ ही नहीं रहे हो, x का सारे मान ले रहे हो। नंबर 2 परिसर में क्या हो जाएगा? 3 मान के अलावा चौथा मान आ ही नहीं रहा है, तो परिसर हम ऐसे लिख सकते हैं -1 0 + 1। 3 नंबर एकेकी है क्या? एकेकी नहीं है, तो क्या है? बहु एकेकी फलन है। 4 नंबर आच्छादक, ये भी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन लास्ट में अभी पढ़ लेंगे। आच्छादक नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। इसके बाद में 5 नंबर संतत है क्या? संतत कहीं टूट रहा है क्या? टूट रहा है, तो संतत नहीं है। उसके बाद में 6 नंबर संतत नहीं है, तो अवकलनीय की तो शर्त ही नहीं है। उच्चिष्ट बिंदु क्या है? उच्चतम मान कितना आ रहा है? 1। निम्नतम कितना आ रहा है? -1। ये चीजें आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो। तो ये था आपके सिग्नम फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू आच्छादक फलन की। मौसम थोड़ा सा खराब है, तो हो सकता है आपको पेड़ पौधों की सनसनाहट की आवाज, हवा तेज चलने की आवाज आ सकती है, तो ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा आई थिंक। तो बीच पे हमारा बस नहीं चलता मौसम पे। अगला है आच्छादक फलन।
आच्छादक फलन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। ये जो टॉपिक है कई बार कंफ्यूजन पैदा करता है। हम सबसे पहले इसको निर्देशित रेखाओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कोई ग्रुप सेट ए है, कोई सेट बी है, यहां से यहां तक कोई संबंध फलन है परिभाषित है। तो हम क्या करेंगे, इसके अवयवों का इसके साथ संबंध दर्शाएंगे। ये का संबंध इससे, ये मान लो एक फलन है, क्योंकि फलन की परिभाषा के अनुसार ये सही है, फलन है। एक एक की बात नहीं करने हम, हमें आच्छादक की बात करें। तो आच्छादक की परिभाषा क्या होगी, एक और ले लेते हैं। आच्छादक की परिभाषा होगी कि यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक की बात कर रहा हूं मैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो यहां तो छूट रहा है। फिलहाल हम परिभाषा की बात करते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी ना किसी अवयव से संबंध होना चाहिए। अर्थात हम प्रत्येक अवयव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ तो 4 छूट गया, इसका मतलब यह आच्छादक नहीं है। फलन की परिभाषा क्या थी कि इधर वाला कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। आच्छादक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि इधर का अवयव भी नहीं छूटना चाहिए। अर्थात एक ऐसा फलन जिसके सह प्रांत का प्रत्येक अवयव है वो प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंध रखता है, वो क्या फलन, कौन सा फलन कहलाएगा, आच्छादक फलन। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंध होना चाहिए। अर्थात सरल भाषा में सह प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो वास्तव में ये परिभाषा क्या हो गई कि सह प्रांत और परिसर दोनों क्या हो गए, सह प्रांत किसके बराबर हो गया, परिसर। जब ये कंडीशन आ जाती है सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि फलन है वो आच्छादक है फलन कहलाता है या ऑन टू फंक्शन कहलाता है। और कैसे लिख सकते हैं कि भाई इधर का कोई अवयव ए है, मान लो उधर उसका प्रतिबिंब क्या विद्यमान है, बी। ये तो हम बात करते हैं फलन की परिभाषा की। फलन के अंतर्गत इसके अवयव ए के संबंध उसके अवयव बी से होना चाहिए। लेकिन जब हम आच्छादक की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि ये f उधर चला गया, f इनवर्स b बराबर a, यानी b कौन किसका सदस्य था, सह प्रांत का। b के प्रत्येक अवयव का विपरीत संबंध क्या कहलाता है, इनवर्स संबंध कहलाता है, व्युत्क्रम संबंध। भाई इधर से इसका संबंध इधर इधर है तो ये f के अंतर्गत है, लेकिन जब इधर की बात आएगी तो इधर f इनवर्स हो जाएगा। क्या विद्यमान होना चाहिए, a, यानी प्रत्येक b बिलोंग टू b के लिए इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एक सदस्य a इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए ताकि f a बराबर है वो b के होना चाहिए। यानी सह प्रांत में कोई भी अवयव है अगर आप लेते हो तो उसका प्रांत में एक अवयव ऐसा विद्यमान होना ही चाहिए ताकि ये शर्त का पालन हो कि उसका a प्रतिबिंब है वो b के बराबर हो। तो ये होता है आच्छादक फलन, अर्थात कोई भी टूटता नहीं है, मतलब कोई भी बिंदु छूटता नहीं है। अब आच्छादक फलन की पहचान कैसे होगी, अगर हम पहचान की बात करें तो कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा एक समुच्चय A है जिसमें A, B, C 3 अवयव है, और एक समुच्चय B है जिसमें 2, 3, 5 अवयव है, और फलन है वो इस प्रकार परिभाषित है A 2, B 2, C 3। तो हमें आच्छादक की पहचान करनी है, तो हमें क्या करना है कि सेकंड जो एलिमेंट है उनको काउंट करना है, 2 2 यानी एक बार है और 3। तो वास्तव में तो 2 अवयव ही काम में लिए इसने, 2 और 3, जबकि इसमें अवयव 5 था वो छूट गया। इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। ये आच्छादक कब होता है, जब ये इस प्रकार लिखा जाता है, यानी 1 2 और 3 एलिमेंट काम में लिए और 3 इधर है, इसका मतलब ये आच्छादक है। तो ये तो था, इसके क्रमिक युग्मों से हम पहचान करते थे समुच्चय के रूप में। अब अगर मान लो ग्राफ से आपको पहचान करनी है वक्र के माध्यम से, तो हम क्या करेंगे, वक्र के माध्यम से इस प्रकार पहचान करेंगे कि x के मान तो छूटते हैं तो वो फलन की परिभाषा के अनुकूल नहीं होता। और आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे कि फलन में अगर कहीं भी y अक्ष का कोई मान छूट गया तो हम कहते हैं वो फलन आच्छादक नहीं। जैसे हम बात करते हैं साइन की बात करते हैं तो साइन अधिक से अधिक 1 तक पहुंचता है और नीचे से नीचे -1 तक पहुंचता है।
नीचे का सारा भाग ऊपर का सारा भाग उनके अलावा खाली है, तो हम कहते हैं ये आच्छादक फलन नहीं है। जब हम बात करते हैं कोस की तो भी ऐसे ही बनता है, लेकिन जब हम बात करते हैं टेन कोट की तो वो आच्छादक फलन होते हैं। रीजन क्या है कि टेन कोट का ग्राफ हम बनाते हैं तो वो पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है, कोई भी मान छूटता नहीं है। उसके साथ में कोट से कोसेक की बात करते हैं तो से जो कोसेक का ग्राफ होता है वैसे बनता है, इस प्रकार बनता है ऊपर की ओर। तो इसका मतलब हो गया -1 से 1 के बीच के मान तो छूट ही गए उसमें भी। अगर एक बिंदु छूट जाता है तो भी फलन आच्छादक नहीं है। यहाँ तो इतने बड़े मान छूट रहे हैं तो हम कह सकते हैं वो फलन आच्छादक नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से फलन है जो आच्छादक नहीं बन पाते हैं? अगर हम बात करें x² की तो आच्छादक फलन नहीं है। त्रिकोणमिति में साइन कोस या आच्छादक फलन नहीं है। तो इस प्रकार e⁻x है वो भी आच्छादक फलन नहीं है। तो मापांक फलन है वो भी आच्छादक नहीं है। x की पावर जो समघात वाले फलन है वो आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार हमें कुछ आच्छादक फलनों को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में बात आती है अंतःक्षेपी फलन, इनटू फंक्शन अंतःक्षेपी फलन। हमने एक-एक की पढ़ा था, उसका विलोम क्या था? बहु एकेकी। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि आच्छादक का विलोम क्या हो जाएगा? अंतःक्षेपी। अर्थात एक का भी अंतर अगर आ जाता है, एक भी बिंदु अगर छूट जाता है तो यानी आच्छादक नहीं है, तो वो फलन क्या हो जाएगा? अंतःक्षेपी। अर्थात मैं लिख सकता हूं A B C D 1 2 3 4 ये अंतःक्षेपी है। क्यों? क्योंकि 4 छूट गया। 4 छूट गया, अगर 4 हम ले लेते साथ में, किसी न किसी के साथ में संबंध होता तो हम कहते हैं आच्छादक है, और अभी आच्छादक नहीं है, इसका मतलब ये अंतःक्षेपी है। अर्थात एक भी अगर बिंदु कोई छूट गया, अगर परिभाषा क्या होगी कि सहप्रांत के किसी कम से कम एक अवयव का, कोई एक अवयव, ज्यादा लेने की आवश्यकता ही नहीं, अगर प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब, इधर वाले प्रतिबिंब होते हैं, इधर वाले पूर्व प्रतिबिंब अगर विद्यमान ना हो तो हम कह सकते हैं कि वो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं है। तो आच्छादक नहीं है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? अंतःक्षेपी फलन है। तो जो जो फलन हमने बात की थी आच्छादक फलनों की, उनके अलावा जो छूट जाएंगे वो अंतःक्षेपी फलन हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने 4 चीजें पढ़ी है। अब इन 4 चीजों से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि दो नाम आपके जुड़कर आपको साथ में मिलेंगे। नंबर 1, एकेकी आच्छादक फलन कौन कौन से होते हैं? तो सिंपल सी परिभाषा है, जो फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, यानी 1 ऑन टू फंक्शन। अर्थात एक ऐसा फलन है ए से बी में जो एकेकी का कोई भी पालन करता है और आच्छादक का भी पालन करता है, वो एकेकी आच्छादक हो गया। और दूसरा आपको मिलेगा बहु एकेकी आच्छादक। मतलब आपको दो परिभाषाएं ज्वाइंट के रूप में मिल सकती है, तो आपको वही गुणधर्मों का पालन करवाना है जो उस परिभाषा में है। जैसे ऊपर एकेकी और आच्छादक था तो हमने कहा वो एकेकी भी होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए। हमने कहा बहु एकेकी आच्छादक, तो बहु एक आच्छादक के साथ बहु एकेकी होना चाहिए। तो ऐसे फलन है वो आपके इन परिभाषाओं में हम उनको ढाल सकते हैं। तो इसके लिए मेन चीज क्या है? एकेकी, बहु एकेकी, आच्छादक और अंतःक्षेपी, इनकी जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। तो आई थिंक आप सबको ये क्लियर होगी। अगली कक्षा में हम डिस्कस करेंगे फलनों के विभिन्न रूप। इससे पूर्व में फलनों के मैंने 6 या 7 ग्राफ फलनों के बता दिए हैं। त्रिकोणमिति के 6